हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें टोटल 5 लॉज को पढ़ना है, जिसमें सिर्फ 4 लॉज मैं पढ़ा चुकी थी। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और जो फोर्थ जो लास्ट लॉ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आज जो लॉ हमें पढ़ना है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ को आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एवोगैड्रो लॉ में एवोगैड्रो ने क्या कहा। एवोगैड्रो ने ये कहा कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस लॉ का कहने का मतलब है कि इफ़ अगर कोई दो गैसेस हैं, सपोज इफ़ अगर हमारे पास x एंड y दो गैसेस हैं हमारे पास और उनको अगर कंडीशन सेम दिया गया है, मतलब कि उनको जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो सेम सिचुएशन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है अगर, और कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस और दोनों के वॉल्यूम सेम है। मीन्स कि अगर हमने सपोज कर लेते हैं कि दो कंटेनर लिया और दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम था, V मान लिया हमने, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम V मान लिया जो कि इक्वल वॉल्यूम है, और हम टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों गैसेस को। उस सिचुएशन में जब दो गैसेस अलग अलग टाइप के गैसेस है और वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आने का क्या मतलब है कि अगर सपोज कर लेते हैं कि X गैस जो है, हमारा जो X गैस है जो जिसका वॉल्यूम V है और किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको रखा गया है, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम V है तो अगर इसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A आ गए X के लिए, तो जो हमारा नेक्स्ट गैस है हमारा Y, अगर इसका भी वॉल्यूम V है तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के लिए वो सेम आएंगे, दोनों के लिए सेम आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर और दूसरा कंटेनर, और दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। क्या है? 100 ml। दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है 100 ml है, और हमने क्या किया इस सिचुएशन में, टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या कर लिया, कांस्टेंट रख लिया, दोनों के लिए कांस्टेंट रख लिया। मीन्स फिक्स कर दिया कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर हमने ले लिया 25 डिग्री और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, दोनों के लिए हमने क्या किया, सिचुएशन सेम ले लिया। और अगर सपोज करिए कि इसमें हाइड्रोजन गैस हमने रख दी और इसमें हमने ऑक्सीजन गैस के रख दी, तो इसमें हाइड्रोजन गैस हमने फिल कर दिया, इसमें ऑक्सीजन गैस हमने फिल कर दिया। तो कहने का मतलब है एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर सिचुएशंस आपने सेम रखी हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों? अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस भी एक मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के सेम आएंगे। क्या आएंगे? सेम आएंगे, मीन्स इक्वल आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ भी मान लेते हैं कि इस वॉल्यूम के लिए हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं X, तो ऑक्सीजन गैस के लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, X आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के लिए क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के लिए सेम आ जाएंगे, N। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है। और अगर सपोज कर लीजिए कि वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, इसका जस्ट हाफ कर दिया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने कट करके हाफ कर दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, X/2 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन गैस 100 ml में X मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है और ऑक्सीजन गैस को अगर हम देखें, अगर वॉल्यूम हमने हाफ कर दिया तो इसका मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर कह लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम। यानी अगर वो एटम्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाएंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है गैस तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो जाएंगे, और अगर हम मोल्स की वैल्यू देखें तो नंबर ऑफ मोल्स भी
इक्वल हो जाएंगे, दो या दो से ज़्यादा जितने भी टाइप के गैसेस हम ले लें, XYZ, CO2 ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, सबको अलग अलग कंटेनर में रख दिया और सारे कंटेनर एग्जैक्ट सेम साइज़ के, सेम कैपेसिटी के हमने ले लिए हैं, तो हम देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बिल्कुल इक्वल रहते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे लॉस कंप्लीट हो गए। जो हमारे 5 लॉस थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के, 5 लॉस हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट लॉ था वोगाड्रोस लॉ। इसके बाद एक थ्योरी हमें पढ़नी है जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको दिया था सर जॉन डाल्टन ने। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन इन्होंने क्या कहा अपनी थ्योरी में वो हम समझेंगे। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही अपनी थ्योरी में वो ये था कि जो भी मैटर्स है, मैटर जो होते हैं वो बने होते हैं इनविजिबल छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। तो इनका जो फर्स्ट लॉ था वो था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम्स, कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर जिसका अगर हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, एक पीस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनसे वो बना होगा। उन पार्टिकल्स को कहा गया एटम्स। तो एटम्स से मिलकर बने हैं मैटर्स। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देख लेते हैं, आयरन की बात करते हैं, लोहे की, क्योंकि उसको हम यूजुअली अपने सामने देख रहे हैं। बहुत सारे सब ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि उससे बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल पीस ऑफ आयरन एक है हमारे पास। तो जो आयरन है उसमें क्या होगा, जो जिन यूनिट्स से वो बना है वो यूनिट्स क्या हैं, एटम्स कहलाएंगे। और वो सारे आयरन के ही, आयरन जो है उसके ही एटम्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एटम्स क्या, ये जो बेसिक यूनिट है जिनसे वो बन रहा है पूरा ही हमारा मैटर या पूरा सब्सटेंस जो बल्क जनरेट कर रहा है, उसका बेसिक यूनिट क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट सेल है। वैसे ही कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर जो भी हमारे अराउंड दिखता है उसमें क्या है, उसका बेसिक यूनिट कहलाएगा एटम, जो कि इनविजिबल होता है, इतना छोटा होता है कि वो हम ओपन आई से, नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा अपने पोस्टुलेट में, अपने थियरी में, जो नेक्स्ट थिंग थी, उन्होंने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स अगर सेम एलिमेंट से बने हुए हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम सॉरी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मास। देखिए इस जो सेकेंड थियरी थी उसका क्या मीन्स है, उसके क्या मतलब है। तो जो एटम्स हैं, अगर कहा जा रहा है कि अगर ये जो एटम्स है वो किसी सेम टाइप के एलिमेंट्स के हैं, मतलब एक कॉमन एलिमेंट है। जैसे कि मैं अभी आयरन की बात कर रही थी, तो आयरन की अगर हम बात कर लें तो आयरन Fe हमारा है आयरन। तो आयरन क्या एक एलिमेंट है, और हमें पता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आयरन से जो एटम्स बने होंगे या फिर आयरन की जो भी एटम होंगे, तो अगर हम 2 एटम ले लें, 4 एटम ले लें, जितने भी एटम्स ले लें, जब चूँकि वो उसी एलिमेंट के आयरन के ही हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो हमेशा सेम होगी। और एटम्स के जो मास होंगे वो भी सेम होंगे। मीन्स अगर ये दोनों एटम किससे बना हुआ है, दोनों एटम आयरन का ही है, तो दोनों का एटॉमिक मास भी सेम होगा, दोनों का वेट भी सेम होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। तो ये बात इन्होंने कही, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज़। ठीक वैसे इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कि अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं, जैसे कि एक बार हमने क्या कर लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक है, और एक सोडियम को ले लिया, ठीक है। तो अगर क्लोरीन का एटम है और एक सोडियम का एटम है, तो हमें अच्छे से पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास
35.5, सोडियम का एटॉमिक मास 23, इनका एटॉमिक मास भी अलग है, इनका वेट जो आएगा वो भी अलग आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में डिफर करेंगे। तो उनका जो वेट, अगर हम वे भी लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे, तो दोनों का जो वेट होगा वो अलग अलग आएगा। और दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दोनों की, और या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, वो टोटली डिफरेंट होगी। तो सेकेंड थ्योरी का बस इतना ही मतलब था कि अगर किसी कॉमन एलिमेंट से बहुत सारे एटम्स लिए जाएं तो सारे एटम्स बिल्कुल सेम टाइप के होंगे, उनका जो बिहेवियर होगा, जो नेचर होगा, जो उनका मास होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। और वैसे ही अगर दो अलग अलग तरह के हम एलिमेंट्स को ले लें, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को ले लें, तो उनका वेट भी अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। थर्ड थ्योरी की बात करते हैं। तीसरी थ्योरी उन्होंने क्या दी? जो तीसरी थ्योरी थी डाल्टन की, वो ये थी कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जो तीसरी थ्योरी थी वो ये थी कि कंपाउंड्स कब बनते हैं, कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये थ्योरी जो है, ये तो हमने एक लॉ पढ़ा है इसके लिए, जो हमने सेकेंड लॉ था हमारा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आपको याद होगा। वहाँ पर हमने एग्जैक्टली यही बात पढ़ी थी कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो। यानी कोई भी कंपाउंड दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि चाहे उसके सोर्सेज कोई भी हो, मीन्स नेचुरल सोर्स से आ रहा है, आर्टिफिशियल सोर्स से आ रहा है, या फिर नेचुरली अकरिंग अलग अलग सोर्स से लिया जा रहा है उसको, उसके बावजूद जो उसका एटम्स होंगे जिस रेशियो में कंबाइन करते हैं, हमेशा वैसे ही पाए जाएंगे। वहाँ पे भी एग्जांपल लिया गया था, मैंने वहाँ पे भी बताया था। अगर यहाँ पे भी बात करें, जैसे वाटर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है हमारा रेन वाटर, ठीक है, एक हमारा रेन वाटर है नॉर्मल, एक हमारा सी वाटर है। दो तरह की पानी को हमने ले लिया है। तो जो इसका ये जो कंपाउंड है, वाटर क्या एक कंपाउंड है, अलग अलग एलिमेंट्स के मिलने से बना है। तो इसके एटम्स का जो रेशियो है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 एटम है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो कहने का मतलब है कि एटम्स हमेशा फिक्स रेशियो, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड को बनाने के लिए। ये थी थर्ड थ्योरी डाल्टन की। फोर्थ थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ थ्योरी देखते हैं। जो फोर्थ थ्योरी थी उसमें इन्होंने कहा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एटम्स, जैसे कि फोर्थ लॉ की पहले मैं बात करती हूँ, एग्जांपल समझते हैं। जैसे ए और बी, फॉर एग्जांपल, हमने अलग अलग रिएक्टेंट को क्या किया, कंबाइन कर दिया और एक प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ उसके लिए। जैसे कि कार्बन लिया और कार्बन को ऑक्सीजन से कंबशन करा दिया, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, CO2 आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस जो फोर्थ थ्योरी थी डाल्टन की, उन्होंने ये कहा कि केमिकल रिएक्शन जब होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो इनका कहना था कि जो एटम होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पे क्या है, सिर्फ कार्बन है, क्या है, कार्बन एटम है, ठीक है। दूसरा क्या है, O2 एक मॉलिक्यूल है जो कि गैस है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि CO2 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक टोटली डिफरेंट कंपाउंड है। हमने रिएक्टेंट में क्या लिया था, कार्बन लिया था और ऑक्सीजन लिया था सेकेंड रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, रीअरेंज हो गया, उनका फॉर्म चेंज हो गया है। पहले चूँकि कार्बन था रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन गया, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन गया। तो जाहिर है कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम जो चीज़ उसमें डालेंगे, प्रोडक्ट भी, तो प्रोडक्ट में वही सारी चीज़ें तो जाएंगी, वही एलिमेंट्स या वही कंपाउंड्स ट्रांसफ़र होंगे प्रोडक्ट साइड में, जो कि हम रिएक्टेंट साइड में लेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमने कार्बन और ऑक्सीजन डाला रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन चलाया, नाइट्रोजन चलाया, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। तो जो भी रिएक्टेंट होंगे या जो भी पार्टिसिपेट करने वाले कंपाउंड्स होंगे,
उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, वो दूसरे नए फॉर्म में जाके नया कंपाउंड बनाते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? रीऑर्गेनाइज होते हैं। मीन्स एक हो सकता है कि यहाँ कोई कंपाउंड होता, जैसे कि मीथेन ही ले लेती हूँ। अगर मैं मीथेन का कंबशन ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे होते, अगर हम मीथेन का, तो क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाता है। यहाँ पर भी अलग अलग रिएक्टेंट थे। पहले कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था और मीथेन बना रहा था, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन किसके साथ अटैच हो गया? ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ था? कार्बन के साथ था। और प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन किसके साथ चला गया? ऑक्सीजन के साथ चला गया। मीन्स इनका रीअरेंजमेंट हो गया, ये अपना प्लेस ये चेंज कर लेते हैं। बॉन्ड पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था, अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, लेकिन हमेशा वही एटम्स या वही एलिमेंट्स दिखाई देंगे जो रिएक्टेंट साइड में, वही प्रोडक्ट साइड में ट्रांसफ़र होंगे। तो टोटल ये चारों जो डाल्टन की थियरीज थी, अगर हम एक तरह से देखें तो ये ओवरऑल जो पीछे हमने लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, उनको जस्टिफाई करती हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकती हैं, और उनके बेसिस पे ही इन्होंने थियरी दी अपनी, डाल्टन ने। दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ ये सारी चीज़ें। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि अभी हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है मोल्स। जब तक हम मोल्स को नहीं समझते हैं, या फिर मोल्स के जो भी फॉर्मूले या फिर मोल्स कैलकुलेट करने के जो भी हमारे तरीके हैं, हमें जब तक वो समझ नहीं आएगा, इनके एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में जो भी जितने थ्योरी या फिर जो भी लॉज हमने पढ़े हैं उन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि एग्जैक्टली उनको अप्लाई कैसे करना, उनको समझना कैसे। लेकिन उन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें एक टॉपिक है जो कि है मोल। मोल को समझना होगा कि व्हाट इज़ मोल, ठीक है, और उसके यूजेस कैसे हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? मोल्स के बारे में पढ़ेंगे।